तो भी स्वागत है आपका हरियाणा सामान्य ज्ञान तोमर वंश। और इस पे 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम करेंगे। तो ये खंड जो तोमर वंश है वो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत मतलब विशेष रूप से दिल्ली हरियाणा के आसपास का क्षेत्रों पर शासन किया था। तो अब देखते हैं भाई इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, तोमर वंश का शासन मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में केंद्रित था? तो ये था उत्तरी भारत, विशेषकर दिल्ली और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद है तोमर वंश को किस राजपूत वंश के रूप में जाना जाता है? तो ये है चंद्रवंशी राजपूत। उसके बाद है तोमर वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है अनंगपाल तोमर। उसके बाद है तोमर वंश का प्रारंभिक शासनकाल किस शताब्दी में माना जाता है? तो 8वीं शताब्दी ईस्वी में। उसके बाद है तोमर वंश की राजधानी क्या थी? तो ये प्रारंभिक राजधानी थी दिल्ली का, यानी आधुनिक दिल्ली। फिर है तोमर वंश का उल्लेख सर्वप्रथम किस ऐतिहासिक स्रोत में मिलता है? तो ये मिलता है पृथ्वीराज राशो और अन्य राजपूत वंशावलियों में। तोमर शासक किस देवता के उपासक थे? तो ये मुख्य रूप से शिव और विष्णु के उपासक थे। तोमर शासकों का संबंध किस प्राचीन पुराणी कथा से जोड़ता है? तो ये चंद्रवंशी क्षत्रिय जो पांडवों के वंशज माने जाते हैं। उसके बाद है तोमर वंश के उत्थान के समय उत्तरी भारत में कौन से अन्य प्रमुख राजवंश सक्रिय थे? तो ये थे प्रतिहाल, पाल और राष्ट्रकूट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या तोमर वंश मूल रूप से हरियाणा से संबंधित था या बाहर से आया था? तो वे दिल्ली के आसपास के क्षेत्र से स्थापित हुए थे, जिसमें आधुनिक हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा शामिल था। अब है भाग 2, प्रमुख तोमर शासक और उनका हरियाणा में योगदान। तो भाई तोमर वंश का वह शासक कौन था जिसने दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तो वह था अनंगपाल तोमर, या फिर अनंगपाल हम द्वितीय भी बोल देते हैं उसको। उसके बाद है अनंगपाल तोमर द्वितीय ने दिल्ली शहर की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1051 ईस्वी में, ठीक है, या फिर 1052 ईस्वी भी आ जाता है इसका। उसके बाद अनंगपाल तोमर द्वितीय ने दिल्ली को किस नाम से स्थापित किया था? तो ये दिल्ली का, या दिल्ली के। फिर है दिल्ली में प्रसिद्ध लालकोट किले का निर्माण किस तोमर शासक ने करवाया था? तो ये था अनंगपाल तोमर द्वितीय। उसके बाद है अनंगपाल द्वितीय का प्रसिद्ध अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये है पालम बावली अभिलेख से। हरियाणा के किस क्षेत्र में अनंगपाल द्वितीय का सीधा नियंत्रण था? तो ये दक्षिणी हरियाणा, जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल के कुछ हिस्से शामिल थे। उसके बाद है अनंगपाल तोमर द्वितीय के शासनकाल की क्या विशेषताएं थी? तो भी इसमें दिल्ली का विस्तार हुआ था, लालकोट का निर्माण और उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुस्लिम आक्रमणकारियों से संघर्ष हुआ था। अगला है हरियाणा में तोमर शासकों से संबंधित कोई प्रसिद्ध किला या स्मारक है? तो भाई हाँ है, दिल्ली के लालकोट का विस्तार हरियाणा के कुछ हिस्सों तक था। सूरजकुंड भी तोमर शासक सूरजपाल द्वारा निर्मित माना जाता है, ठीक है। सूरजकुंड कहाँ पे है? फरीदाबाद में। अगला भाई सूरजकुंड झील और मंदिर का निर्माण किस तोमर राजा ने करवाया था? तो ये राजा सूरजपाल तोमर ने। सूरजकुंड झील का निर्माण कब हुआ माना जाता है? तो यह है 10वीं शताब्दी ईस्वी में। उसके बाद है तोमर वंश के किस शासक ने करनाल क्षेत्र पर शासन किया था? तो जयपाल तोमर ने। भैया कुछ स्रोतों के अनुसार है, ठीक है। उसके बाद है तोमर वंश का वह शासक कौन सा था जिसने कन्नौज के प्रतिहारों से संघर्ष किया? तो विभिन्न तोमर शासकों ने प्रतिहारों और बाद में अन्य शक्तियों से संघर्ष किया था भाई इसमें। अगला है किस तोमर शासक के समय महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये कुमारपाल तोमर हैं और अनंगपाल जैसे शासकों के समय, ठीक है। और महमूद गजनवी के आक्रमणों का हरियाणा के तोमर शासन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भाई क्या प्रभाव पड़ा? तोमर शासकों को स्थिर हुई और उनकी स्थिति कमज़ोर हुई, हालांकि उन्होंने प्रतिरोध किया। तोमर शासकों ने अपने शासनकाल में किस प्रकार के सिक्के जारी किए? तो मुख्य रूप से तांबे के सिक्के, जिन पर घोड़ा, बैल या राजा की आकृति होती थी। अगला है तोमर वंश की प्रशासनिक और सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति। तो भाई तोमर शासन के दौरान हरियाणा में कृषि की स्थिति कैसी थी? तो कृषि मुख्य आधार थी और भूमि उपजाऊ होने के कारण यह समृद्ध थी। और तोमर वंश के शासनकाल में हरियाणा की प्रमुख फसलें क्या थी? तो ये थी भाई गेहूँ, जौ, चावल, दाल, ठीक है, आदि। अगला है भाई तोमर शासकों के अधीन गाँवों का प्रशासन कौन देखता था? तो ये था ग्राम सभाएँ और स्थानीय मुखिया। उसके बाद है तोमर शासन काल में किस कर व्यवस्था कैसी थी? तो मुख्य रूप से भूमि राजस्व और व्यापारिक कर। तोमर वंश के दौरान हरियाणा में शिक्षा और साहित्य का क्या स्तर था? तो ये था भाई संस्कृत और प्राकृतिक भाषाएं प्रचलित थी, धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई। तोमर शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो हिंदू धर्म, या विशेषकर शैव और वैष्णव संप्रदायों को। हरियाणा में तोमर काल के दौरान कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? तो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं।
अगला है तोमर वंश के अधीन हरियाणा में कला और वास्तुकला के कोई विशिष्ट उदाहरण मिलते हैं। तो भाई दिल्ली के लाल कोट और सूरजगढ़ जैसी संरचनाएं उनकी वास्तुकला का प्रमाण हैं। क्या तोमर शासकों ने सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार किया? हाँ भाई, कृषि को बढ़ावा देने के लिए तालाबों और बावड़ियों का निर्माण करवाया। सूरजकुंड इसका एक उदाहरण है। अगला है भाई, तोमर शासनकाल में हरियाणा में व्यापार और वाणिज्य की क्या स्थिति थी? तो दिल्ली एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जिसमें हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में भी व्यापार फला फूला। अगला है, तोमर शासकों की सैन्य व्यवस्था कैसी थी? तो एक सुसंगठित सेना थी, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथी शामिल थे। अगला है भाई, तोमर शासक अपने साम्राज्य की सुरक्षा लिए कौन सी रणनीति अपनाते थे? तो किलेबंदी और सीमावर्ती क्षेत्रों पर सैन्य चौकियों का निर्माण करते थे। अगला है, तोमर वंश के समय हरियाणा में सामाजिक वर्गीकरण कैसा था? तो वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रमुख थे। क्या तोमर शासन के दौरान हरियाणा में कोई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव या प्रार्थनाएं चली थी? तो भाई धार्मिक त्यौहार और मेले बड़े पैमाने पर मनाए जाते थे। ठीक है, सूरजकुंड का मेला। ओके, फिर तोमर शासकों के सिक्कों पर मिली जानकारी से उनके शासनकाल के बारे में क्या पता चलता है? तो भाई शासकों के नाम पता चलते हैं, उनके धार्मिक झुकाव और कुछ प्रतीक जो उनकी शक्ति को दर्शाते थे। अब चलते हैं भाई तोमर वंश का पतन और अन्य राजवंशों से संबंध। तो भाई तोमर वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो वो कारण था चौहानों के साथ निरंतर संघर्ष और दिल्ली पर उनका कब्जा, क्योंकि हर कोई दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था। भाई किस चौहान शासक ने तोमर वंश से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया था? तो ये था वीरग्रहराज चतुर्थ, या फिर जिसको विशाल देव भी कहते हैं। अगला है भाई, तोमर वंश का चौहानों के साथ विलय कब हुआ? तो ये 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। अगला है, क्या तोमर शासकों ने चौहानों के अधीन भी कुछ समय तक शासन किया? हाँ भाई, कुछ तोमर सरदार चौहानों के अधीन सामंत के रूप में रहे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का संबंध तोमर वंश से किस प्रकार था? तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान अनंगपाल तोमर द्वितीय के नाती थे और उन्हें तोमर साम्राज्य में विरासत में मिला था। फिर है, त्राइन का पहला युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया। फिर त्राइन का दूसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया। पहला युद्ध 1191 ईस्वी में, दूसरा 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर है, त्राइन के युद्धों के बाद हरियाणा में तोमर वंश की स्थायी स्थिति क्या हुई? तो तोमर वंश का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो गया, क्योंकि चौहानों की हार के बाद दिल्ली की सल्तनत स्थापना हुई। भाई दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना हुई। ओके, तोमर वंश के शासनकाल में हरियाणा में तुर्की आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा? तो आक्रमण में अस्थिरता बढ़ी और तोमर शक्ति कमज़ोर हुई। अगला है भाई, हरियाणा के इतिहास में तोमर वंश की क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो उन्होंने दिल्ली की स्थापना की, क्षेत्र में एक मजबूत राजनीतिक स्थिरता बनाए रखी और मुस्लिम आक्रमणों के खिलाफ प्रारंभिक प्रतिरोध किया। अब कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं, जैसे हरियाणा के किस जिले में तोमर शासकों से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं दिल्ली से सटे जिले जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम और रोहतक। उसके बाद है, तोमर काल में हरियाणा को सामान्यतः किस क्षेत्र का हिस्सा माना जाता था? तो हरियाणा या दिल्ली के क्षेत्र का हिस्सा। किस तोमर शासक के नाम पर अनंगपुर डैम का नाम पड़ा है? तो ये अनंगपाल तोमर हैं, ठीक है, या फिर अनंगपाल प्रथम या द्वितीय। ठीक है, तोमर शासकों के पतन के बाद हरियाणा में कौन सा नया राजवंश प्रमुखता में आया? तो भाई चौहान वंश था, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत। उसके बाद है, तोमर वंश के शासन को इतिहासकारों द्वारा किस रूप में देखा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले उत्तरी भारत में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति के रूप में। अगला है, क्या तोमर वंश ने हरियाणा में कोई प्रशासनिक सुधार किए? हाँ, उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए, न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया और स्थानीय प्रशासन को भी सुदृढ़ किया। अगला है, तोमर शासकों ने अपने सिक्कों पर किस लिपि का प्रयोग किया? तो मुख्य रूप से देवनागरी लिपि एक प्रारंभिक रूप है। ठीक है, हरियाणा के तोमर शासकों ने के अधीन भूमि का वर्गीकरण कैसे किया जाता था? तो कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि और वन भूमि, इन 3 तरीकों से किया जाता था। तोमर काल में हरियाणा में नगरों और व्यापारिक केंद्रों का क्या महत्व था? तो दिल्ली के निकट होने के कारण व्यापारिक गतिविधियां सक्रिय थी। अगला है, तोमर शासकों के अधीन हरियाणा में कौन से प्रमुख जनजातीय समूह निवास करते थे? तो विभिन्न स्थानीय जनजातीय और कबीले। फिर अगला है, तोमर वंश के अधीन सैन्य अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो ये सामंत या सेनापति कहा जाता था। फिर है, तोमर काल में हरियाणा में प्रचलित प्रमुख कला रूप में क्या थे? तो ये मूर्ति कला, विशेष रूप से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ। चलते हैं अगले पेज पे।
तोमर वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली का से कहीं और स्थानांतरित किया था? तो नहीं भाई, दिल्ली ही उनकी मुख्य राजधानी थी। क्या हरियाणा में तोमर वंश काल से संबंधित कोई शिलालेख मिला है? हाँ भाई, मिला है। ठीक है, आसपास के कुछ शिलालेख मिले हैं जो उनके शासनकाल का उल्लेख करते हैं। तोमर वंश की शक्ति का केंद्र हरियाणा में कहाँ था जब वे दिल्ली में सत्ता में आए थे? तो भाई फरीदाबाद और गुरुग्राम क्षेत्र था उनका। तो तोमर शासकों के पड़ोसी राज्य कौन कौन से थे जिनसे उनके संबंध थे? तो भाई चौहान थे, ये शाकंभरी के थे, प्रतिहार, कन्नौज और गुर्जर थे। अगला है तोमर वंश के शासन की जानकारी देने वाला कोई प्रसिद्ध कवि या लेखक। तो पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई ने तोमर शासकों का उल्लेख किया है। फिर है तोमर शासकों ने दिल्ली के अलावा हरियाणा में किसी और शहर की स्थापना की? हाँ तो भाई की, सूरजपाल तोमर द्वारा सूरजगढ़ फरीदाबाद बसाया गया। तोमर वंश के अधीन हरियाणा में न्याय प्रणाली कैसी थी? तो राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और ग्राम स्तर पर पंचायतें न्याय करती थी। तोमर शासकों के किस किले पर चौहानों ने अधिकार किया था? तो दिल्ली का लालकोट किला। अगला है भाई, तोमर वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये अनंगपाल तोमर द्वितीय हैं। उसके बाद है तोमर वंश के प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या प्रयोग किया जाता था? तो कुछ सिक्कों पर घोड़े और बैल की आकृति मिलती है। चलते हैं आगे। तोमर शासन के दौरान हरियाणा में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए? तो सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया भाई। तोमर शासकों ने अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग किस प्रकार किया? तो ये सीमा सुरक्षा और आंतरिक विद्रोहों को दबाने में। फिर है हरियाणा में तोमर शासकों के प्रभाव के अंतिम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो ये चौहानों के साथ उनके विलय और दिल्ली सल्तनत के उदय के बाद। तोमर वंश के किस राजा ने मुस्लिम आक्रमणकारियों से बहादुरी से लड़ाई लड़ी? तो ये अनंगपाल हैं जैसे शासकों ने मोहम्मद गजनवी के खिलाफ प्रतिरोध किया। फिर है हरियाणा के किस क्षेत्र में तोमर शासन का प्रभाव दिल्ली के सबसे करीब था? तो फरीदाबाद और गुरुग्राम। और तोमर वंश का नाम तोमर कैसे पड़ा? यह एक गोत्रीय कुल का नाम है जो चंद्रवंशी राजपूतों में संबंधित है। फिर है तोमर शासकों के काल में हरियाणा में कौन से प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं? तो हिंदू धर्म से संबंधित प्रमुख त्यौहार। ठीक है, तोमर शासकों के अधीन समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी? तो सामाजिक स्थिति सामान्यतः सम्मानजनक थी लेकिन अधिकार सीमित थे। हरियाणा में तोमर वंश के शासनकाल में कौन सी कलाकृतियाँ लोकप्रिय थी? तो मिट्टी के बर्तन, धातु शिल्प और मूर्तिकला। अगला है भाई, तोमर शासकों ने किस प्रकार की कर्ण प्रणाली अपनाई थी? तो भू राज्य प्रणाली प्रमुख थी जिसमें उपज का एक हिस्सा के रूप में लिया जाता था। क्या तोमर वंश के अधीन हरियाणा में कोई भी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय या शिक्षण केंद्र था? तो भी दिल्ली के आसपास के धार्मिक केंद्र शिक्षा के केंद्र भी थे। अगला है, तोमर वंश के शासक किस प्रकार के भवनों के निर्माण के लिए जाने जाते थे? तो किले, मंदिर और जल निकाय के लिए। फिर है हरियाणा के किस भाग में तोमर वंश की उपस्थिति के सबसे अधिक प्रमाण हैं? तो यह है दक्षिण पूर्वी हरियाणा। अगला है भाई, तोमर वंश के अधीन सेना में भर्ती के लिए क्या मापदंड थे? तो बहादुरी और युद्ध कौशल प्रमुख थे। क्या तोमर शासकों ने कोई नया सिक्का जारी किया था जो हरियाणा में भी चल रहा हो? हाँ, तो उनके तांबे के सिक्के क्षेत्र में प्रचलित थे। अगला है भाई, तोमर वंश के शासनकाल में हरियाणा की आर्थिक समृद्धि का क्या आधार था? तो कृषि उत्पादन और व्यापार। फिर है तोमर वंश के पतन के बाद भी उनकी विरासत हरियाणा में किस रूप में जीवित रही? तो उनकी द्वारा निर्मित कुछ रचनाएँ और स्थानीय लोक कथाएँ। तोमर शासकों ने किस विदेशी आक्रमणकारी से अपने राज्य की रक्षा की थी? तो महमूद गजनवी के आक्रमणों के खिलाफ। चलते हैं अगले पेज पे। हरियाणा में तोमर शासन के दौरान प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन से थे? तो दिल्ली से जुड़े मार्ग। फिर है तोमर वंश के शासक अपने राज्य में शांति और व्यवस्था कैसे बनाए रखते थे? तो एक मजबूत सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से। अगला है, तोमर काल में हरियाणा में ग्राम स्तर पर विवादों का निपटारा कौन करता है? तो ये ग्राम पंचायतें करती थी। फिर है, क्या तोमर शासकों ने हरियाणा में कोई प्रमुख धार्मिक दान किया था? तो मंदिरों और धार्मिक स्थलों के निर्माण और रखरखाव में योगदान। अगला है, तोमर वंश के शासकों की स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता क्या थी? तो पत्थर का उपयोग और किलेबंदी। उसके बाद है, हरियाणा के तोमर शासकों की शक्ति का प्रदर्शन किस में होता था? तो उनके विशाल किलों और सेना में। अगला है, तोमर वंश के शासक किस प्रकार के कर वसूलते थे? तो भूमि कर और चुंगी कर। ठीक है, तोमर वंश के शासनकाल में हरियाणा में पशुपालन की क्या स्थिति थी? तो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। अगला है भाई, तोमर वंश का शासन हरियाणा के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में एक स्थिर क्षेत्रीय शक्ति के रूप में, जिसने बाद में चौहानों के लिए आधार प्रदान किया। तोमर वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था जिसने चौहानों को सत्ता सौंपी? तो माना जाता है कि अनंगपाल तोमर यानी अनंगपाल द्वितीय ने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली सौंपी थी।
तो ये था भाई चौहान वंश, ठीक है, तोमर वंश। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।